मैं डॉक्टर एलन वर्मा, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, शहीद राजीव पांडे गवर्नमेंट कॉलेज, भाटागांव, रायपुर, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का विघटन का पार्ट 2 वीडियो लेकर उपस्थित हूं। पार्ट 1 में हमने बात की थी साझेदारी क्या है, साझेदारी फर्म क्या है, साझेदारी फर्म का विघटन क्या होता है, साझेदारी फर्म के विघटन और साझेदारी के विघटन में क्या अंतर होता है, साझेदारी फर्म के विघटन के समय सेटलमेंट ऑफ अकाउंट का क्रम क्या होता है, विघटन के प्रश्नों को हल करने के समय कौन से 4 चरण होते हैं, स्टेप्स होते हैं, और इसके संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के समय किन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान रखना चाहिए, उन 11 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। आज हम साझेदारी फर्म के विघटन के संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के समय जो जनरल एंट्रीज होती हैं उनके संबंध में बात करेंगे। विघटन के प्रश्नों को हल करने के 4 चरण पर हमने बात की थी। तो प्रथम चरण में प्रश्न के बैलेंस शीट को हम जो आइटम दिए होते हैं उनको विभिन्न खातों में ले जाते हैं। तो बैलेंस शीट के में दिए गए पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर्स करेंट अकाउंट का बैलेंस, पार्टनर्स लोन अकाउंट का बैलेंस, कैश और बैंक बैलेंस, चूंकि ये अपने खाते में ही दिखते हैं, ले जाए जाते हैं, इसलिए इनके संबंध में कोई जनरल एंट्री नहीं की जाती है। बैलेंस शीट के जो रिमेनिंग एसेट्स हैं उनको हम एक नया अकाउंट ओपन करते हैं जिसका नाम है वसूली या रोकीकरण लेखा, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके डेबिट में हम ट्रांसफर करते हैं, तब हम जनरल एंट्री करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स। यहां पर एसेट्स का नाम रहेगा, जैसे कि वसूली लेखा विकलन देनदार से, स्कंद से, ख्याति से, प्लांट व मशीन से। बैलेंस शीट में ही एसेट साइड में अगर संपत्ति से संबंधित कोई प्रावधान है, जैसे कि अशुद्ध ऋण प्रावधान, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, तो इसको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं और तब हम इसके नाम से एंट्री करते हैं ऑल प्रोविजंस और फंड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिया है तो उसको हम पार्टनर्स करेंट अकाउंट में और करंट अकाउंट के ना होने पर उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इस ट्रांसफर पर एंट्री होगी पार्टनर्स के नाम से पार्टनर्स करेंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सपोज 2 पार्टनर हैं ए और बी, तो दोनों के नाम से होगा एज करेंट और एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, 20 करेंट और 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में बाहरी दायित्वों से संबंधित अगर कोई प्रावधान है, जैसे कि सामान्य संचय और लाभ हानि खाता, जो कि बाहरी दायित्वों से संबंधित नहीं होता है, तो इनको भी हम साझेदारों के चालू खाते में और चालू खाते के ना होने पर उनके पूंजी खाते में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफर करते हैं। तब यहां एंट्री हम करेंगे ऑल प्रोविजंस और फंड अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट। उदाहरण के लिए सामान्य संचय लेखा विकलन, लाभ हानि लेखा विकलन, ए के चालू या पूंजी लेखा से, बी के चालू या पूंजी लेखा से। अगर चालू लेखा है तो चालू लेखा के नहीं होने पर पूंजी लेखे में ट्रांसफर करते हैं।
बैलेंस शीट में जो रिमेनिंग लाइबिलिटीज हैं, जैसे कि क्रेडिटर्स है, बैंक लोन है, इनको हम रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करते हैं और इस ट्रांसफर पर जनरल एंट्री होगी ऑल लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। यदि बैलेंस शीट के एसेट साइड में कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों दिया है तो यह ज्यादा अच्छा माना जाता है कि कैश अकाउंट को हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करके केवल एक ही अकाउंट ऑपरेट करें। तो अगर इस प्रकार की स्थिति है तब कैश अकाउंट को बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करने पर जनरल एंट्री की जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां पर स्टेप 1 आपका खत्म होता है। स्टेप 2 रियलाइजेशन फ्रॉम एसेट्स एंड पेमेंट टू लाइबिलिटीज विद एक्सपेंसेस। जब संपत्ति को बेचा जाता है तो या तो नगद बेचा जाएगा या बैंक के थ्रू, और या तो कोई साझेदार टेक ओवर करता है। तो जैसी भी स्थिति होगी उसके आधार पे उसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट और पार्टनर्स करेंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नगद है तो कैश, बैंक के थ्रू है तो बैंक, किसी साझेदार ने टेक ओवर किया है तो उसका चालू खाता, और अगर चालू खाता नहीं है तो उसका पूंजी खाता प्रभावित होगा। जब हम दायित्व का और समापन व्यय का भुगतान करते हैं तो यह भी 3 स्थिति हो सकती है, या तो नगद भुगतान हो सकता है, या बैंक के थ्रू भुगतान हो सकता है, या साझेदार भुगतान का दायित्व वहन कर सकता है। तो उसके आधार पे जो जनरल एंट्री होगी वो है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू बैंक अकाउंट और टू पार्टनर्स करेंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वसूली लेखा विकलन नगद है तो रोक लेखा से, बैंक के थ्रू है तो बैंक लेखा से, साझेदार वहन कर रहा है तो उस साझेदार का चालू खाता, और चालू खाता नहीं है तो उस साझेदार का पूंजी खाता से। यदि साझेदार का लोन है और उसको हमने वसूली खाते में ट्रांसफर न करते हुए साझेदार का लोन अकाउंट बनाकर उसमें अगर बैलेंस दिखा रहे हैं तो उसका जब हम पेमेंट करेंगे तो बैंक से करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि उसका पेमेंट नहीं होके साझेदार के चालू खाते में या पूंजी खाते में ट्रांसफर भी कर दिया जाता है लोन को। तो जैसी भी स्थिति होगी उसके आधार पे जनरल एंट्री जो होगी वो ये होगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट, नगद है तो टू कैश, बैंक के थ्रू है तो टू बैंक, अगर चालू खाते में उसका लोन ट्रांसफर हो रहा है तो उस पार्टनर का चालू खाता, और अगर पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो लोन उसके चालू खाते या पूंजी खाते में ट्रांसफर हो जाएगा या नगद या बैंक से भुगतान हो जाएगा। यहां पर दूसरा स्टेप आपका खत्म हो जाता है। हम तीसरे स्टेप पे आते हैं। तीसरे स्टेप पे है कि रियलाइजेशन अकाउंट को हम बंद करते हैं और उसका जो बैलेंस आता है वह लाभ या हानि दोनों स्थिति हो सकती है। बैलेंस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में साझेदारों के चालू खाता में और चालू खाता के ना होने पर उसके पूंजी खाता में ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर डेबिट बैलेंस है तब एंट्री होगी पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। सपोज 3 पार्टनर है XYZ, तो तीनों का चालू खाता या पूंजी खाता उनके हिस्से में आए हुए लाभ की या हानि की राशि से X करेंट अकाउंट या X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y करेंट या Y कैपिटल अकाउंट डेबिट, Z करेंट या Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो अपोजिट एंट्री होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट और कैपिटल अकाउंट। वसूली लेखा विकलन
एक्स के चालू खाता या एक्स के पूंजी खाता से, वाई के चालू खाता या वाई के पूंजी खाता से, जेड के चालू खाता या जेड के पूंजी खाता से। और यहां पर आपका तीसरा स्टेप खत्म हो जाता है। जब चौथे और अंतिम स्टेप पर आते हैं तो यहां पर चूंकि तीसरे स्टेप पे आपका वसूली लेखा बंद हो चुका है, तो चौथे स्टेप पे जो कि अंतिम स्टेप है वहां पे दूसरे जो खुले हुए खाते हैं वो बंद होंगे। तो शुरुआत करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट से। तो इसका जो भी बैलेंस आए वह पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। तो यहां दो स्थिति हो सकती है, डेबिट बैलेंस की और क्रेडिट बैलेंस की। अगर डेबिट बैलेंस की स्थिति है तो जनरल एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट। जिस पार्टनर का डेबिट बैलेंस है उसके पूंजी खाते को प्रभावित करेंगे, उसी के चालू खाते को प्रभावित करेंगे। अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज एक्स का ऐसी स्थिति है तो एक्स करेंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और यहां पर उस पार्टनर की करंट अकाउंट्स क्लोज हो जाते हैं। अंतिम स्टेप के दूसरे पड़ाव पर हम पूंजी खाते का जो बैलेंस है उसको कैश या बैंक जो प्रश्न में है उसमें ट्रांसफर करते हैं। तो यहां भी दो स्थिति हो सकती है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस। अगर डेबिट बैलेंस होता है तो एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर कैश है तो कैश अकाउंट, अगर उस प्रश्न में बैंक अकाउंट है तो बैंक अकाउंट। और जिस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है उस पार्टनर के नाम से वो कैपिटल अकाउंट प्रभावित होगा। सपोज एक्स का डेबिट बैलेंस है तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। इसके विपरीत यदि क्रेडिट बैलेंस है तो विपरीत प्रविष्टि होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। सपोज वाई और जेड का क्रेडिट बैलेंस है तो वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। तो जो सामान्य विघटन के प्रश्न होते हैं उनमें ये जनरल एंट्रीज होती हैं। कुछ विशेष परिस्थिति में इन पंजी प्रविष्टियों में कमी, वृद्धि या मॉडिफिकेशन हो सकता है, वो प्रश्न पर निर्भर करेगा। मुझे आशा है कि ये पार्ट 2 आपके लिए लाभप्रद होगा। धन्यवाद।